डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एडेप्टेशन या अनुकूलन के बारे में। प्रकृति में पाए जाने वाले सभी प्राणी अलग अलग आवासीय स्थानों में रहते हैं, अलग अलग हैबिटेट्स में रहते हैं। जैसे कुछ एनिमल्स जो हैं वो वाटर में रहते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं या स्थलीय होते हैं, कुछ स्थल पर रहते हुए बरोविंग होते हैं, बिलकारी होते हैं, कुछ ट्रीज पे रहते हैं तथा कुछ एरियल हैबिटेट में या वायवीय आवास में रहते हैं। प्रत्येक हैबिटेट की अपनी अपनी विशेषता होती है तथा उन विशिष्टताओं के अनुसार उस हैबिटेट में रहने वाले प्राणियों में स्पेसिफिक कैरेक्टर्स या विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं जो उन्हें उस आवासीय परिस्थिति में रहने के अनुकूल बनाते हैं या एडेप्टेड बनाते हैं। अतः किसी विशेष प्रकार के या किसी स्पेसिफिक हैबिटेट में सफलतापूर्वक रहने के लिए प्राणियों में जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं तथा जिनके बिना वे उस क्षेत्र विशेष में उस स्पेसिफिक रीजन में रहने के उपयुक्त नहीं होते हैं, उन अभिलक्षणों को अनुकूलन या एडेप्टेशन कहते हैं। प्रत्येक प्राणी अपने आप को क्षेत्र विशेष में रहने के लिए अनुकूलित करता है तथा उन लक्षणों को परिरक्षित करता है। वे ही प्राणी जीवित रहने के अधिकारी बने रहते हैं जो अपने आप को वातावरण एवं परिस्थिति के अनुरूप अनुकूलित करते हैं। जो प्राणी अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाते हैं, एडेप्टेड नहीं कर पाते हैं, वे जीवन की दौड़ से बाहर हो जाते हैं। जैसा कि आपने भी देखा होगा, जो पालतू जंतु जिनको कि हम घरों में पालते हैं उनके भी सर्दियों के दिनों में बाल ज़्यादा बढ़ जाते हैं ताकि सर्दी से उनकी रक्षा हो सके। इसी प्रकार से वाइल्ड एनिमल्स में अगर हम देखें तो डेजर्ट फॉक्स का जैसे मैं उदाहरण दूं तो उसके सर्दियों में जो फर होती है वो थिक हो जाती है और उसका कलर भी डार्क हो जाता है ताकि बॉडी की हीट लॉस को रोका जा सके। और गर्मियों में वो फर उसकी जो है वो झड़ जाती है और उसके स्थान पर नए बाल निकल जाते हैं जो कि छोटे होते हैं। इस कारण से उसके शरीर को ज़्यादा गर्मी से बचाया जा सकता है। तो इस प्रकार से मैंने एक उदाहरण दिया कि किस प्रकार से उनमें फर डेवलपमेंट जो है वो सीजन के साथ में होता है। तो इसी प्रकार से कई सारी विशेषताएं होती हैं जो कि जीव को उस क्षेत्र विशेष में सफलतापूर्वक जीवन निर्वाह के लिए मदद करती है और उसके अकॉर्डिंग एनिमल भी अपने आप को एडेप्टेड कर लेता है। तो इनको एडेप्टेशंस कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं, जो कि जीव को उस वातावरण में बनाए रखने में मदद करती है। जैसा कि पूर्व में बताया गया है, प्रत्येक प्राणी में उसके आवास के अनुसार विशिष्ट अभिलक्षण पाए जाते हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स पाए जाते हैं जिनके बिना वे उस परिस्थिति व वातावरण में रहने के उपयुक्त नहीं रह सकते हैं। उनमें से कुछ के उदाहरण निम्न प्रकार हैं। जैसे एक उदाहरण अभी मैंने आपको दिया था, उसी प्रकार के कुछ उदाहरण हैं। जैसे अधिकांश जलीय जंतुओं में पानी को धकेलने के लिए सेपड़ी समान उपांग यानी पेडल लाइक एपेंडेजेज पाए जाते हैं। इसी प्रकार से एरियल हैबिटेट में यानी वायवीय आवास में रहने वाले प्राणियों में उड़ने के लिए फेदर्स या पंख पाए जाते हैं। बरोविंग एनिमल्स में यानी बिलकारी प्राणियों में बिल खोदने के लिए मॉडिफाइड एपेंडेजेज या स्ट्रक्चर्स पाई जाती है तथा स्थलीय आवास के लिए उपयुक्त उपांग पाए जाते हैं। जैसे दौड़ने वाले प्राणियों में खुर पाए जाते हैं तो इसके कारण वो तेज़ी से दौड़ पाते हैं। तो इस तरह प्राणियों में जीवित रहने के लिए विशिष्ट अनुकूलन पाए जाते हैं, स्पेसिफिक एडेप्टेशंस पाए जाते हैं। अतः इन्हें अनुकूलनों का समूह कहा जा सकता है। अनुकूलन की को इस प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है, किसी भी विशिष्ट वातावरण में रहने के लिए प्राणी अपने में जो अकारिकीय यानी मॉर्फोलॉजिकल एंड कारिकीय यानी फिजियोलॉजिकल, तो मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेज उत्पन्न करता है,
उन्हें एडेप्टेशंस कहते हैं। अनुकूलनों के कारण ही प्राणी अपने आप को वातावरण के प्रति समायोजित या एडजस्ट करता है। अनुकूलनशीलता प्राणी का एक महत्वपूर्ण गुण है। इन्हीं अनुकूलनताओं के कारण प्राणी निरंतर बदलते वातावरण के अनुरूप अपने आप को अनुकूलित करते रहते हैं। अनुकूलनों का उद्विकास में महत्व का वर्णन प्रमुख वैज्ञानिकों जैसे लेमार्क, डार्विन, डॉब्जेनस्की आदि ने किया है। और अनुकूलनों का उद्विकास में महत्व जो है गहरा संबंध है और इसे समझने के लिए प्राणियों में पाए जाने वाले विभिन्न अनुकूलनों का 4 प्रमुख सीरीज में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो जंतुओं में किस किस प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं जो कि उनको क्षेत्र विशेष में जीवित रखने के लिए आवश्यक होते हैं। तो फर्स्ट टाइप है स्ट्रक्चरल एडेप्टेशंस यानी संरचनात्मक अनुकूलन। सेकंड है फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस या कार्यकीय अनुकूलन। थर्ड है प्रोटेक्टिव एडेप्टेशंस या रक्षी अनुकूलन। एंड फोर्थ है बिहेवियरल एडेप्टेशंस या व्यवहारिक अनुकूलन। तो फर्स्ट है इसमें से स्ट्रक्चरल एडेप्टेशंस, संरचनात्मक अनुकूलन। तो उसकी मॉर्फोलॉजी में क्या क्या चेंजेज हो जाते हैं, उनके ऑर्गन्स में क्या क्या चेंजेज हो जाते हैं जिससे कि वो जो है जीव उस हैबिटेट के लिए एडेप्टेड हो जाए। तो विभिन्न प्रकार के विशिष्ट प्रकार के वातावरण में या आवासीय स्थान पर रहने के लिए प्राणियों में कुछ न कुछ संरचनात्मक अनुकूलन पाए जाते हैं, कुछ न कुछ स्ट्रक्चरल एडेप्टेशंस पाए जाते हैं। अर्थात प्राणियों के शरीर में कुछ न कुछ शारीरिक संरचनात्मक परिवर्तन पाए जाते हैं जो उसे उस विशिष्ट वातावरण में, उस स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में सफलतापूर्वक रहने के लिए योग्य बनाते हैं। इस तरह के एडेप्टेशंस को स्ट्रक्चरल एडेप्टेशंस कहते हैं और इनको निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। तो ये कुल 9 प्रकार के स्ट्रक्चरल एडेप्टेशंस जो हैं वो जंतुओं में पाए जाते हैं। फर्स्ट है कर्सोरियल एडेप्टेशंस या धावक अनुकूलन। ये वे अनुकूलन है जिनके कारण प्राणी तेज दौड़ने की क्षमता उत्पन्न करते हैं। तो ये जो फास्ट मूविंग है, फास्ट रनिंग एनिमल्स है, तो उनमें ये तेज दौड़ने की कैपेसिटी जो है वो इनके कारण उत्पन्न होती है। और इस तरह के अनुकूलन उन प्राणियों में पाए जाते हैं जो खुले मैदानों में रहते हैं। तो उनको अपने फूड के लिए और अपनी सिक्योरिटी के लिए उनको तेज़ इधर से उधर आना जाना पड़ता है। तो इस कारण से उनमें इस प्रकार के अनुकूलन उत्पन्न होते हैं। इन अनुकूलनों के कारण खुले मैदानों में अपनी सुरक्षा कर पाते हैं और भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इस श्रेणी में आने वाले अनुकूलनों के कारण प्राणी के शरीर में निम्न संरचनात्मक परिवर्तन देखे जा सकते हैं। तो स्ट्रक्चरल चेंजेज जो है, फर्स्ट है इसमें इनकी बॉडी जो है वो स्ट्रीम लाइंड होती है, यानी सुपरवाई होती है ताकि वायु के प्रति कम से कम प्रतिरोध उत्पन्न हो सके, तो कम से कम रेजिस्टेंस उत्पन्न हो सके, इसलिए इनकी बॉडी स्ट्रीम लाइंड होती है। सेकंड है इनके फुट जो होते हैं वो डिजिटी ग्रेड होते हैं या अंगुली ग्रेड होते हैं। तो पैर जो है इनके या तो अंगुलीचारी होते हैं या खुरचारी होते हैं। और जब ये डिजिटी ग्रेड होते हैं तो प्राणी अंगुलियों पर दौड़ता है, और जब ये अंगुली ग्रेड होते हैं तो प्राणी जो है खुर या नाखून पर चलता है। इनमें अंगुलियों के अंतिम खंडों की लंबाई में वृद्धि हो जाती है तथा अंगुलियों की संख्या में भी कमी हो जाती है। तो अंगुलियों के जो डिजिट्स के जो लास्ट सेगमेंट्स है इनकी लेंथ बढ़ जाती है, लेकिन डिजिट्स की नंबर जो है वो कम हो जाती है। इनमें अंगुलियों के ये अभी पढ़ लिया था। अग्रपाद की अल्ना और पश्चपाद की फिबुला बोन्स जो है वो लेस डेवलप्ड हो जाती है। तो इनके फोर लिम्ब की अल्ना और हाइंड लिम्ब की फिबुला बोन जो है वो लेस डेवलप्ड होती है। इन प्राणियों की टांगों की जो मसल्स है, जो फुट मसल्स है, वो अधिक पावरफुल हो जाती है। उदाहरण खरगोश जो कि अंगुलीचारी है, डिजिटी ग्रेड है, एंड घोड़ा जो कि अंगुली ग्रेड है। तो यहाँ पर कुछ एनिमल्स के यहाँ फुट दिखाए गए हैं जिसमें
पैलेंटीग्रेड बियर है जो कि अंगुलियां पर चलता है। इसी प्रकार से अंगुली ग्रेड पिग है जो कि घुर पे चलता है। इसी प्रकार से डिजिटीग्रेड आईना है जो कि अंगुलियों पे चलता है। और अंगुली ग्रेड हॉर्स है। और इसी प्रकार से राइनोसिरोस है। तो इस प्रकार से जंतु जो हैं वो या तो अपने अंगुलियों पे चलते हैं या अपने खुरों पर चलते हैं। सेकेंड टाइप का एडेप्टेशन है फॉस्फोरियल एडेप्टेशन या खननी अनुकूलन। पृथ्वी पर अनेक जंतु बिलकारी होते हैं जो बिल बना करके रहते हैं और इनमें बिल खोदने और उनमें रहने के लिए शारीरिक संरचना में विशेष परिवर्तन पाए जाते हैं और इनको फॉस्फोरियल एडेप्टेशंस कहते हैं। और ये जो चेंजेज है निम्न प्रकार से हो सकते हैं। इनके बॉडी का साइज जो है वो स्पिंडल शेप्ड होता है या बेलनाकार होता है। इनका हेड स्मॉल होता है और सुंडाकार होता है, स्नाउट जैसा होता है। अग्रपाद खोदने के लिए उपयुक्त होते हैं। तो इनके फोर लिम्स जो होते हैं वो बरोविंग का काम करते हैं। टांगे छोटी होती हैं लेकिन मजबूत होती है। इनमें नेक या तो स्मॉल होती है या एब्सेंट होती है। सापों और सिसिलियंस में अनुकूलन के स्वरूप इनके फुट जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। इनकी आईज स्मॉल होती है। इनकी टेल जो है लेस डेवलप्ड होती है या एब्सेंट होती है। और इनकी स्किन जो है वो विभिन्न प्रकार से रक्षित रहती है, प्रोटेक्टेड रहती है। इसके उदाहरण हैं केंचुआ जिसको अर्थवर्म कहते हैं, सिसिलियन, स्नैक्स और सैमूर। यहाँ पर इनके डायग्राम दिखाए गए हैं। तो इनका हैंड ऑफ कॉमन मॉल दिखाया गया है। इसी प्रकार से गोल्डन मॉल का दिखाया गया है। रेडियो एंड अल्नाइन पाम ऑफ मार्सुपियल मॉल दिखाया गया है। स्नैक एंड इक्थियोफिश दिखाया गया है। इक्थियोफिश जिसको ब्लाइंड वॉर्म कहते हैं। तो ये जो है ये सारे के सारे जंतु बिलकारी हैं और इनके पैरों में ये विशिष्ट अनुकूलन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है स्कैंसोरियल एडेप्टेशंस या आरोहण अनुकूलन। अनेक प्राणी अपनी सुरक्षा या भोजन प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार की सतहों पर आरोपण करते रहते हैं। जैसे छिपकलियाँ जो हैं, लिजार्ड्स जो है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, दीवार और छतों पर या चट्टानों पर चढ़ने के लिए अनुकूलित होती हैं। चमगादड़ या बैट्स जो है और स्लोथ जो है पेड़ों पर लटकने के लिए तथा बंदर वृक्षों पर लटकने और दौड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। इस तरह के प्राणियों में निम्न संरचनात्मक परिवर्तन पाए जाते हैं। ये प्राणी जो चट्टानों और दीवारों पर चढ़ते उतरते हैं उनके अग्र और पश्च पादों की, उनके फोर और हाइंड लिम्ब की जो डिजिट्स है में क्लॉज तीखे और मुड़े हुए होते हैं। तो उनके क्लॉज जो होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं और मुड़े हुए होते हैं। इनमें एडेसिव पैड्स पाई जाती हैं, आसंजक गद्दियाँ पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल लिजार्ड्स एंड रैकोफोरस। वृक्षीय प्राणियों में जो पेड़ों पर चढ़ते उतरते रहते हैं, शाखाओं पर दौड़ते हैं, इनका जो थोरैक्स है वो सेमी सर्कुलर या अर्धवर्ताकार होता है। इसी प्रकार से वृक्षीय प्राणियों की टांगे और जो इनकी टेल है, तो इनकी जो लिम्स है वो और इनकी टेल जो है वो प्रीहेंसाइल प्रकार की होती हैं, जिनकी सहायता से वो शाखा से चिपके हुए रह सकते हैं। शाखाओं पर लटकते समय इनके फोर लिम्स जो है ये बॉडी का वेट उठाते हैं। अतः इनकी जो पेक्टोरल गर्डल है उसमें क्लेविकल और स्केपुला बोन्स जो होती हैं वो वेल डेवलप्ड होती हैं और वृक्षीय प्राणियों के पादों की अंगुलियां सम्मुख प्रकार की होती है। यहाँ पर नीचे कुछ डायग्राम दिए गए हैं। तो पहला जो डायग्राम है इसमें फुट ऑफ ए वेब वुड पैकर का दिया गया है, फुट ऑफ वुड पैकर। तो इसकी जो अंगुलियां हैं वो सम्मुख प्रकार की है जिससे कि वो शाखा को आसानी से पकड़ सके। सेकंड जो है उसमें
एडेसिव लेमेला दिखाए गए हैं और यह जो है अंडर साइड ऑफ लिजार्ड डिजिट छिपकली का पैर दिखाया गया है। थर्ड डायग्राम जो है इसमें प्री एंसाइल टेल दिखाई गई है और इसके जो थम्स है दिखाए गए हैं और लास्ट डायग्राम जो है वो ट्री स्लॉथ बियर का दिखाया गया है कि किस प्रकार से यह पेड़ों की शाखाओं से लटके रह सकते हैं। नेक्स्ट है डेजर्ट एडेप्टेशंस, मरु अनुकूलन। तो मरुस्थलीय प्रदेश की कुछ विशिष्ट परिस्थितियाँ होती हैं, जैसे कम वर्षा, तापक्रम में अधिक उच्चावसन यानी टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन होता रहता है, डे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और नाइट टेम्परेचर जो है उसमें करीबन 20 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम हो जाता है। तो इस प्रकार से डे और नाइट टेम्परेचर के बीच में बहुत अधिक डिफरेंस होता है, या हम यूँ कहें कि टेम्परेचर फ्लक्चुएशन बहुत अधिक होता है। एवं उच्च वाष्पीकरण दर, तो इसमें इवोपेरेशन रेट जो है वो बहुत अधिक होती है। इस तरह की परिस्थितियों में रहने वाले प्राणी इन विशिष्ट परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं। मरुस्थल में रहने वाले प्राणी मुख्य रूप से जल की कमी, तापक्रम में उच्चावसन या फ्लक्चुएशंस तथा रेतीली आंधियों के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होते हैं। तो इनमें जो मुख्य रूप से है 4 प्रकार से अनुकूलन पाए जाते हैं। पहला है जल की कमी के लिए अनुकूलन, एडेप्टेशन फॉर स्कैरसिटी ऑफ वाटर। तो मरुस्थलीय प्रदेश के में वर्षा बहुत कम होती है और रेतीली ज़मीन के कारण पानी का ठहराव भी बहुत कम होता है। आपने देखा होगा कि अपने डेजर्ट एरिया में एक दिन बारिश होती है, पानी इकट्ठा होता है और दूसरे दिन तक वो मिट्टी के नीचे चला जाता है, क्योंकि लूज सैंड जो है तो इसके कारण पानी जो है वो ज़मीन के ऊपर ठहरता नहीं है। मरुस्थलीय आवास में जल स्रोतों की बहुत कमी होती है, अतः इस क्षेत्र में रहने वाले प्राणियों की मुख्य समस्या जल संग्रह तथा उसे रक्षित करने की होती है। मरुस्थलीय प्राणी निम्न तरीकों से जल ग्रहण कर सकते हैं, जैसे प्राणी पादपों की पत्तियों पर गिरी ओस की बूंदों को पत्तियों के साथ में ग्रहण करके जल की कमी को पूरा करते हैं। जैसे डेजर्ट में रहने वाला चिंकारा जो है वो सुबह के समय में, गर्मियों में सुबह के समय पत्तियों पर गिरी हुई ओस को चाटता है, तो इस प्रकार से वो अपने पानी की कमी की पूर्ति करता है। कुछ प्राणी जैसे डेजर्ट हेयर है या इस कछुए हैं या लक्कड़ चूहे जो डेजर्ट रेड्स है, ये पानी नहीं पीते हैं, बल्कि ये जो है गूदेदार पादपों को खा करके, जो सेक्युलेंट प्लांट्स है उनको खा करके जल प्राप्त करते हैं। कार्निवोरस अपने शरीर की आवश्यकता के अनुरूप जल ग्रहण कर लेते हैं। कुछ प्राणी जैसे कंगारू रेड्स है या चींटियाँ है, चूहे हैं आदि उपापचय क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न जल से ही अपना काम चला लेते हैं। इसी प्रकार से मोलाक की स्किन जो होती है वो वाटर रेजिस्टेंट होती हैं, जो वातावरण में उपस्थित नमी को अवशोषित कर जल आपूर्ति करती है। दूसरी समस्या जल हानि को रोकना है। तो मरुस्थलीय प्राणियों में जल हानि 3 प्रकार से रोकी जाती है। पहला है शारीरिक सतह से वाष्पीकरण के द्वारा। तो जल की हानि 3 प्रकार से होती है। पहला है इनकी बॉडी सरफेस से वाष्पीकरण के द्वारा, दूसरा है श्वसन के दौरान और तीसरा है यूरिन एक्सक्रीशन के साथ में। तो मरुस्थलीय प्राणी इन तरीकों से होने वाली जल हानि को रोकने के लिए अनुकूलित हो जाते हैं ताकि कम से कम जल हानि हो। जैसे शारीरिक सतह से वाष्पीकरण द्वारा होने वाली जल हानि को रोकने के लिए निम्न अनुकूलन पाए जाते हैं। इनकी त्वचा या स्किन जो है इतनी मोटी हो जाती है कि यह वाष्पन के द्वारा होने वाले वाटर लॉस को रोकती है। इसी प्रकार से मैमल्स की स्किन में स्वेट ग्लैंड्स बहुत कम पाई जाती है या अनुपस्थित होती है, जो कि पसीने के द्वारा होने वाली वाटर लॉस को रोकती है। त्वचा पर स्केल्स एवं कंटिकाएँ
तथा इम्परमिएबल कवरिंग पाई जाती है जो वाटर लॉस को रोकता है। श्वसन के दौरान होने वाली जल हानि को रोकने के लिए निम्न अनुकूलन पाए जाते हैं। जैसे कई डेजर्टिक एनिमल्स जो हैं वायु को बाहर निकालने से पूर्व अपने नेजल चैम्बर्स में ठंडी कर लेते हैं, अतः बाहर जाने वाली वायु में उपस्थित नमी को संघनित कर लिया जाता है। इस तरह वाटर लॉस को रोका जाता है। एक्सक्रीशन द्वारा होने वाली जल हानि को रोकने के लिए निम्न अनुकूलन पाए जाते हैं। जैसे अधिकांश मरुस्थलीय प्राणी उत्सर्जी पदार्थों को हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म में और सेमी सॉलिड फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं ताकि वाटर लॉस को रोका जा सके। कई प्राणी उत्सर्जी पदार्थों को एक्सक्रीटरी मैटर को यूरिक एसिड के फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं जो कि सॉलिड होता है और क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, तो इसको एक्सक्रीट किया जाता है। अतः उत्सर्जी पदार्थों के त्याग के समय बिल्कुल जल हानि नहीं होती है। इसी प्रकार से वाटर कंजर्वेशन करने के लिए निम्न अनुकूलन पाए जाते हैं। अधिकांश प्राणी जो होते हैं नॉक्टर्नल होते हैं, जो केवल रात्रि के समय ही अपने बिल से बाहर निकलते हैं जब वातावरण में काफ़ी नमी होती है तथा टेम्परेचर भी लो होता है। इससे तेज धूप में अनावश्यक रूप से होने वाले वाटर लॉस को रोका जा सकता है। डेजर्ट एनिमल्स बहुत कम समय तक सक्रिय रहते हैं। अधिकांश समय वे इनएक्टिव अपने बिलों के अंदर ही रहते हैं। कुछ प्राणी अपने आमाशय में, अपने स्टमक में बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर को कलेक्ट करते हैं, जैसे कि ऊंट और यूरोमेस्ट्रिक्स। नेक्स्ट है, सेकंड है प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्क्रॉचिंग हीट, तेज धूप से सुरक्षा। मरुस्थलीय प्राणियों को तेज धूप और अधिक ताप से अपनी सुरक्षा करनी होती है और गर्मियों में रेत का टेम्परेचर जो है, मिट्टी का टेम्परेचर, सॉइल टेम्परेचर 57 to 58 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जिससे प्राणियों को अपनी प्रोटेक्शन करनी पड़ती है। इसके लिए डेजर्ट एनिमल्स में निम्न अनुकूलन पाए जाते हैं। डेजर्ट एनिमल्स की खाल जो है स्किन मोटी होती है तथा सुरक्षा के लिए स्किन पर स्केल्स, कंटिकाएँ और स्क्यूट्स पाए जाते हैं। डेजर्ट एनिमल्स की लेग्स जो है वो लंबी होती है, लॉन्ग होती है, ताकि बॉडी को सतह से, सरफेस से काफ़ी ऊंचा रखा जा सके। इससे बॉडी सॉइल के सीधे कांटेक्ट में आने से बचती है। अधिकांश छोटे मरुस्थलीय प्राणी दिन की तेज़ धूप के समय अपने बिल में ही रहते हैं, जिससे टेम्परेचर कम हो और अधिक नमी पाई जा सके। नेक्स्ट है रेतीले तूफानों से सुरक्षा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सैंडी स्टॉर्म। मरुस्थलीय आवासों में अधिकांशतः रेतीले तूफान आते ही रहते हैं। इनसे बचाव के लिए मरुस्थलीय प्राणियों में निम्न अनुकूलन पाए जाते हैं। इनके नॉस्ट्रिल्स छोटे होकर सूक्ष्म छिद्रों के रूप में रह जाते हैं या फिर ये कॉम्प्लेक्स कपट्टों के द्वारा, कॉम्प्लेक्स सेप्टा के द्वारा सुरक्षित रहते हैं। पलकें इस प्रकार से रूपांतरित होती हैं कि रेत से आँख की सुरक्षा भी हो जाती है और देखने में भी कोई कठिनाई नहीं रहती है। तो इनके आई लैसेज इस प्रकार से मॉडिफाइड हो जाते हैं कि ये मिट्टी को आँखों में एंटर होने से बचाती है। अदर डेजर्ट एडेप्टेशंस, तो इनके अलावा कुछ और एडेप्टेशंस पाए जाते हैं। जैसे डेजर्ट एनिमल्स तेज़ दौड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। इनकी स्किन का कलर जो होता है वो बैकग्राउंड के या उस वातावरण के अनुकूल होता है, अनुरूप होता है। कुछ जंतुओं में सुरक्षा के लिए पॉइजन भी पाया जाता है और इनके सेंसरी ऑर्गन्स जो होते हैं विशेष रूप से विजन के लिए, स्मेल और ऑडिटरी ऑर्गन्स जो हैं वो हाईली डेवलप्ड होते हैं। बाकी वाले एडेप्टेशंस के बारे में हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।